एक घमंडी दरबारी ने दी बीरबल को असंभव सवालों की चुनौती। दिल्ली का बादशाही दरबार उस दिन रोज से अलग था। सभी मंत्री सज-धज कर बैठे थे। अकबर सिंहासन पर चिंतन मुद्रा में, बीरबल अपने चिरपरिचित शांत व्यंग्य भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए। अचानक दरबार के मुख्य द्वार से जोर का शोर हुआ। सैनिक बोले, रास्ता दो, महामंत्री श्री गुंजनलाल पधार रहे हैं। गुंजनलाल, दरबार का सबसे घमंडी, डींग मारने वाला, अकड़ से चलने वाला दरबारी। कपड़ों पर मोतियों की झालर, पगड़ी चमकदार और चेहरे पर सबसे बुद्धिमान मैं ही हूं वाला भाव। आज वो दरबार में और भी फूल कर आया था। सीधा बीरबल के सामने खड़ा हो गया। बीरबल, आज मैं तुम्हें ऐसी चुनौती देने आया हूं जो निभा तो लो, वरना बुद्धिमान कहलाने का दावा छोड़ देना। दरबार में सन्नाटा। सबको लगा आज बड़ा तमाशा होने वाला है। अकबर बोले, गुंजनलाल, तुम इतनी अकड़ के साथ किस बात पर आए हो? गुंजनलाल गरजा, जहां पनाह, पूरे राज्य में कहा जाता है कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन मैं ऐसे सवाल लाया हूं जिनका उत्तर दुनिया में किसी के पास नहीं। अकबर मुस्कुराए, तो लाओ, सुनाते हैं तुम्हारे सवाल। दरबारी अभी उत्सुक। सबकी निगाहें गुंजनलाल और बीरबल पर। गुंजनलाल बोला, बीरबल, आज तुम्हें 3 असंभव सवाल पूछूंगा। अगर एक का भी जवाब नहीं आया तो तुम्हारी बुद्धिमानी बेकार मानी जाएगी। बीरबल ने झुककर कहा, प्रश्न कठिन हो या असंभव, उत्तर देने की कोशिश करना ही बुद्धि का प्रमाण है। गुंजनलाल, तो सुनो पहला सवाल। गुंजनलाल ने बड़ी नाटकीयता के साथ पूछा। सवाल 1, आसमान में कितने तारे हैं? एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं, सही ही संख्या बताओ। दरबार में धड़ाम। सबके मुंह खुले। साफ दिख रहा था कि वो असंभव सा सवाल पूछ रहा है। अकबर भी चौंके। हाँ बीरबल, बताओ, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, संख्या बताता हूं, लेकिन इसके लिए पहले मुझे एक थैली भरकर रेत चाहिए। अकबर ने इशारा किया। सैनिक बड़ी बोरी में रेत लाए। बीरबल रेत की एक चुटकी उठाकर बोले, जहां पनाह, जितने दाने रेत के इस बोरी में हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं, ना एक कम, ना एक ज्यादा। गुंजनलाल चिल्लाया, लेकिन ये कैसे साबित करोगे? गिनकर? बीरबल बोले, आपने भी तो अपने सवाल के उत्तर को गिनकर नहीं पूछा। आपने भी नहीं बताया कि कितने तारे हैं, तो मेरे उत्तर पर शक क्यों? दरबार में हंसी। अकबर जोर से हंस पड़े। गुंजनलाल का चेहरा उतर गया। गुंजनलाल ने झुंझलाकर दूसरा सवाल पूछा। सवाल 2, इस दुनिया में कुल कितने बाल हैं? हर इंसान के सभी बाल मिलाकर सही गिनती बताओ। अब तो पूरी सभा दंग। अकबर ने सोचा, ये तो बीरबल भी नहीं बता पाएगा, लेकिन बीरबल शांत। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब मैं जानता हूं। गुंजनलाल ने व्यंग्य से कहा, तो बताओ बुद्धिमान महोदय। बीरबल ने कहा, दुनिया में उतने ही बाल है जितनी बुद्धि गुंजनलाल के सिर में नहीं है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गुंजनलाल का मुंह लाल। अकबर भी हंसते हंसते झुक गए। अब गुंजनलाल बुरी तरह चिढ़ चुका था। उसने कहा, सवाल 3, बीरबल, ये बताओ कि मैं कितने दिन का बुद्धिमान हूं? दिन, समय, पल समेत पूरा हिसाब। सभी दंग। ये कैसा सवाल है? ये किसे पता होगा? लेकिन बीरबल तो तैयार खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, ये सवाल कठिन नहीं, बल्कि बहुत सरल है। अकबर बोले, तो बताओ बीरबल। बीरबल बोले, गुंजनलाल उतने दिन से बुद्धिमान है जितने दिन उनका गुस्सा उनके घमंड से ज्यादा रहता है, और उतने ही दिन मूर्ख है जितने दिन उनका घमंड उनकी अक्ल से बड़ा होता है। अब फैसला जहांपनाह करें कि ये कितने दिन बुद्धिमान रहे हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, गुंजनलाल, इसका मतलब है तुम कभी बुद्धिमान थे ही नहीं।
गुंजनलाल शर्म से जमीन पर गिर पड़ा। उसका घमंड पानी पानी हो गया। जब दरबार शांत हुआ, बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, क्या मैं एक बात कहूं? अकबर, कहो बीरबल। बीरबल, गुंजनलाल ने आज सिर्फ मेरी परीक्षा नहीं ली। वो असल में ये साबित करना चाहता था कि उसका पद सबसे ऊंचा है, उसकी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ। अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह दरबार है, यहां ऊंचा वही होता है जिसमें विनम्रता हो। घमंड यहां कोई जगह नहीं पाता। अकबर ने आदेश दिया, आज से गुंजनलाल 1 महीने तक दरबार के बाहर खड़ा होकर मेहमानों का स्वागत करेगा, ताकि समझे सम्मान बुद्धि से मिलता है, घमंड से नहीं। गुंजनलाल सिर झुकाकर खड़ा रहा। बीरबल ने उसके पास जाकर कहा, मित्र, असंभव सवाल दिल की गर्मी से पूछे जाते हैं, पर बुद्धि ठंडे दिमाग से मिलती है। गुंजनलाल बहुत प्रभावित हुआ। उसने बीरबल के पैर छुए। आपने आज मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज दरबार को हंसी भी दी और घमंडी दरबारी को नम्रता भी। उन्होंने सोने की मोहरा बीरबल के हाथ में रखी और बोले, तुम इस राज्य की जान हो। जो तुम्हारे जैसा हो जाए, वो जीवन में कभी रास्ता नहीं खोता। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह की कृपा है। दरबार खत्म होने ही वाला था कि एक सिपाही भागता हुआ आया। जहांपनाह, बाहर एक और आदमी खड़ा है। वो कह रहा है कि उसके पास सवालों का खजाना है और वो बीरबल से बहस करना चाहता है। अकबर बोला, हे भगवान! बीरबल, तुमने आज क्या कर दिया? अब राज्य भर के लोग सवाल लेकर चले आएंगे। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, सवाल पूछना गलत नहीं। गलत तब होता है जब कोई केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए पूछे। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा और कहानी यही समाप्त होती है। मोरल, सीख, घमंड से सवाल कठिन हो जाते हैं और विनम्रता से कठिन सवालों के जवाब भी सरल। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो इंसान को इंसान बनाकर रखे, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने का अहंकार दे। अकबर की चुनौती, 3 मुश्किल सवालों का जवाब। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ज्ञान और धन में टक्कर हो जाए तो जीत किसकी होगी? और अगर यही सवाल शहंशाह अकबर पूरे दरबार के सामने रखते तो बीरबल क्या ऐसा जवाब देंगे कि पूरा दरबार दंग रह जाए? बस यही है आज की कहानी की शुरुआत। अकबर की चुनौती, 3 मुश्किल सवाल और बीरबल की बुद्धि का चमत्कार। आगरा का सुहाना सुबह का समय था। सूरज लाल दूधिया रोशनी बिखेर रहा था और महल में हलचल अपने चरम पर थी। उसी समय शहंशाह अकबर के मन में अचानक एक अजीब सा विचार आया, क्यों ना आज दरबारियों की बुद्धि की भी जांच हो जाए। उन्होंने बजरंग जैसे गूंजती आवाज में कहा, आज मैं 3 सवाल पूछूंगा और अगर मेरे सवालों का जवाब सही न दे पाए तो साल भर की अतिरिक्त ड्यूटी मिलेगी, लेकिन जो जवाब दे देगा उसे मिलेगा इनाम, मेरी विशेष प्रसन्नता। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। साल भर की ड्यूटी और इनाम सिर्फ प्रसन्नता। सभी के चेहरों पर पसीना छूट गया। पर तभी बीरबल आया। वही चिरपरिचित मुस्कान, वही शांत चाल और वही आंखों में चमक। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम बताओ, ज्ञान और धन में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? पूरे दरबार में सन्नाटा। सबको पता था ये आसान सवाल नहीं है। उत्तर गलत हुआ तो अकबर हंसते हंसते पूरे दरबार को सुनाएंगे। बीरबल ने पगड़ी ठीक की, दाढ़ी सहलाई और बोले, जहांपनाह, इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। मैं आपको और पूरे दरबार को आज शाम बगीचे में बुलाता हूं। मैं प्रमाण के साथ जवाब दूंगा। अकबर मुस्कुराए। प्रमाण? अच्छा, देखते हैं। शाम हुई। बगीचे में सुंदर चिराग जल रहे थे। फव्वारों की नन्ही आवाजें, गुलाब की महक और पेड़ों की छाया। लेकिन बीच में एक बड़ा गोल मंच बनाया गया था। अकबर आए, दरबारी आए। सब इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल एक साधारण से किसान को लेकर आए,
जिसके हाथ में दो चीजें थी। एक एक चमकीला मोहरा, सोने का सिक्का। दो और एक पुरानी फटी पुरानी किताब। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल मुस्कुराए, आप देखें, जाओ पनाह। उन्होंने किसान को कहा, सोने का सिक्का लेकर बाजार जाओ और बताओ क्या किया? किसान बोला, हुजूर, इस सिक्के से मैं भोजन खरीद सकता हूं, कपड़े खरीद सकता हूं, अपनी जरूरतें पूरी कर सकता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। फिर बीरबल ने वही किसान को पुरानी किताब पकड़ाई। अब बोलो, इसके क्या कर सकते हो? किसान बोला, हुजूर, मैं पढ़ लिख लूं तो अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। अगर ज्ञान हो जाए तो मुझे कई सिक्के मिल सकते हैं, मेरी पूरी हालत बदल सकती है। तभी बीरबल ने किसान से कहा, सोना खर्च हो जाता है, पर ज्ञान ज्ञान इंसान को हर दिन नया सोना कमाने की क्षमता देता है। फिर मंच पर चढ़कर बीरबल बोले, जहां पनाह धन खत्म हो जाता है, पर ज्ञान धन को पैदा करता है, इसलिए ज्ञान सबसे बड़ा धन है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। बीरबल, पहला सवाल तुम जीत गए। अब अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, दूसरा सवाल, अगर धन से बुराइयां आती है तो फिर हर कोई धन क्यों चाहता है? दरबारी एक बार फिर चौंक गए। ये सवाल, इसका जवाब कठिन था। बीरबल बोले, जहां पनाह, इसका जवाब ही इसी बगीचे में दूंगा। लेकिन कल सुबह। अकबर हंसे, चलो कल देखते हैं। सुबह बीरबल ने पूरा दरबार बगीचे में बुलाया। बगीचे के बीच एक बड़ा मेज रखा था। मेज पर रखा था एक छोटा सा घड़ा। घड़े पर कई छेद, छेदों पर मिट्टी लिपटी हुई। अकबर ने पूछा, ये क्या नया तमाशा है? बीरबल बोले, जहां पनाह, ये इंसान जैसा है। उन्होंने घड़े में पानी भरना शुरू किया। पानी ऊपर से जाता और छेदों से बाहर निकल जाता। दरबारी बोले, ये घड़ा कभी नहीं भरेगा। बीरबल मुस्कुराए, ठीक यही इंसान की लालसा है। धन चाहे कितना भी मिले, लालची इंसान के घड़े में छेद होते हैं, इसलिए उसे लगता है वो कभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए वह और धन चाहता है। अकबर दंग रह गए। सारा दरबार ताली बजाने लगा। दूसरा सवाल भी बीरबल जीत गए। अब अकबर ने सबसे कठिन सवाल पूछा, बीरबल, ज्ञान अच्छा है, पर क्या ज्ञान कभी हानि भी पहुंचा सकता है? यह सवाल ऐसा था कि पूरा दरबार चौंक गया। कुछ तो फुसफुसाने लगे, ये तो फंसी हुई जगह है। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने झुक कर कहा, जहां पनाह, ज्ञान तभी नुकसान पहुंचाता है जब वो बिना चरित्र के हो। जो इंसान ज्ञान का उपयोग अच्छे कामों के लिए करे वही सच्चा ज्ञानी है, पर जो ज्ञान का उपयोग बुराई के लिए करे वो विद्वान नहीं, विनाशकारी है। अकबर ने पूछा, प्रमाण? बीरबल मुस्कुराए, प्रमाण रात को दूंगा। अकबर हैरान, रात को? जी, रात को ही असली दृश्य दिखाई देगा। रात हुई। महल के सामने बड़ा मैदान, बड़ी रोशनियां, बीच में एक बड़ा मंच, चारों ओर सुरक्षा। अकबर आए। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने दो छोटे बच्चों को बुलाया। एक के पास एक लकड़ी की तलवार थी, दूसरे के पास असली छोटी तलवार। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पहला बच्चा सिर्फ खेलना जानता है, उसका ज्ञान कम है। दूसरे बच्चे को तलवार का पूरा ज्ञान दिया गया है कि कहां कैसे चलती है। दोनों बच्चों को मुकाबला कराने को कहा। चंद ही क्षण में लकड़ी वाला बच्चा हंसते हंसते खेलता रहा। असली तलवार वाले ने सावधानी से खेला और किसी को चोट नहीं पहुंचाई। बीरबल बोले, जिसे ज्ञान है वो नुकसान नहीं करता, पर अगर ये असली तलवार किसी शरारती के हाथ में हो तो विनाश। अकबर समझ गए और उनकी आंखों में चमक आ गई। ज्ञान तब तक सुरक्षित है जब तक उसे उपयोग करने वाला श्रेष्ठ है। पूरा दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। अकबर उठे, तलवार हवा में उठाई और बोले, बीरबल, 3 सवाल।
3 जवाब और तीनों चमत्कार। आज से तुम्हें मेरी जीवन भर विशेष सलाहकार की उपाधि दी जाती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। मोरल: ज्ञान हमेशा धन से बड़ा होता है। धन खत्म हो सकता है, पर ज्ञान कभी नहीं। पर सबसे महत्वपूर्ण, ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वो अच्छे कामों में लगाया जाए। अकबर का सवाल: पंखों की संख्या गिनने की चुनौती। बादशाह अकबर की सुबह उस दिन कुछ अलग ही मूड में शुरू हुई थी। हवा में हल्की ठंडक थी, आकाश नीला था और महल के बाग में एक के बाद एक रंग बिरंगे पक्षी उड़ते फिर रहे थे। अकबर उन पक्षियों को देखकर अचानक मुस्कुराए। बीरबल, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। बीरबल उनके पास दौड़कर आया। जी हुजूर। अकबर ने आसमान की तरफ इशारा किया। क्या तुम बता सकते हो कि मेरे पूरे राज्य में कुल कितने पक्षियों के पंख हैं? दरबारियों ने एक दूसरे का मुंह देखा। ये कैसा सवाल है? पंख? पूरे राज्य के? ये तो गिनना नामुमकिन है। मगर वही एक दरबारी, खुशामदी लाल, उठकर बोला, जहां पनाह, अगर आज्ञा हो तो मैं गिनने की कोशिश करूं? तू? अकबर हंस पड़े। पहले अपने सिर पर कितने बाल हैं, वो भी गिन ले। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब नजरें बीरबल की तरफ थी। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं सच में जानना चाहता हूं, राज्य में कुल कितने पंख हैं? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, जवाब दूं या थोड़ा सोचकर कल बताऊं? आज ही, अकबर बोले, और अगर सही जवाब न दिया तो सजा के लिए तैयार रहना। दरबार में सन्नाटा पसर गया। बीरबल ने बेहद शांति से अकबर को देखा। हुजूर, मेरे मुताबिक हमारे राज्य में कुल। वो थोड़ा रुका। दरबारियों ने सांस रोकी। 90 करोड़ 14 लाख 36,242 पंख है। दरबार में हंगामा। क्या? इतने पंख? इतनी बड़ी गिनती कैसे? अकबर ने भी भौहें उठाई। और ये गिनती की भी तुमने? बीरबल मुस्कुराया। हुजूर, आप किसी को भेजकर गिनवा सकते हैं। अगर एक भी पंख कम या ज्यादा निकले तो मैं दोषी। दरबारी हक्के बक्के। अकबर जितना गुस्से में दिख रहे थे, अंदर से उतने ही प्रभावित। लेकिन बीरबल, अकबर ने पूछा, किस आधार पर इतनी बड़ी गिनती बता दी? बीरबल बोला, जहां पनाह, मैंने हमारे पक्षियों, मुर्गियों, कबूतरों, बगलियों, कौवों, बटेरों, तोतों, सबकी संख्या का अनुमान लगाया। फिर प्रत्येक में 2 पंख जोड़े और वही संख्या निकाल ली। दरबारी खिलखिलाकर हंसने लगे। अकबर भी हंसते हंसते बोले, अगर कोई कहे कि गिनती गलत है तो? बीरबल बोला, तो हुजूर, उसे ही हर पक्षी पकड़कर गिनने को कह दीजिए। दरबार ठहाकों से भर गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन पूरे आगरा में एक अजीब बात फैल गई। बीरबल ने पंखों की गिनती गलत बताई। अकबर नाराज है और बीरबल को सजा मिलने वाली है। ये अफवाह फैलाने वाला कोई और नहीं, वही खुशामदी लाल था, जिसे बीरबल की चतुराई कभी रास नहीं आती थी। वो हर जगह जाकर कहने लगा, मैंने तो बताया था कि बीरबल गलतियां करता है। अब देखना, उसे दरबार से निकाल दिया जाएगा। बात इतनी फैली कि लोग आपस में बहस करने लगे। कुछ कहने लगे, पंख गिनना क्या बच्चों का खेल है? बीरबल झूठ बोल गया। कुछ बोले, नहीं, बीरबल कभी गलत नहीं हो सकता। एक तरह की बेचैनी पूरे शहर में फैल गई। लोग इंतजार करने लगे कि अकबर बीरबल को क्या सजा देंगे। अकबर ने खुद देखा कि शहर में अजीब तरह की चर्चा है। उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया और थोड़ा शक भी। क्या बीरबल ने सच में अंदाजा सही लगाया या बस मुझे खुश करने के लिए बोल दिया? अकबर ने एक योजना बनाई। उन्होंने शहर में सबसे बड़े पक्षी पालक हकीम जान को बुलाया। हकीम जान पक्षियों के बारे में इतना जानता था कि लोग उसे पंखों का महागुरु कहते थे। अकबर बोले, हकीम जान, तुम बीरबल की गिनती जांचो। राज्य के सभी
प्रमुख पक्षियों की गिनती का अंदाजा लगाओ। हकीम जान ने सिर झुकाया। हुजूर, इसमें समय लगेगा। लगाओ, लेकिन मुझे सच्चाई चाहिए। ये बात किसी तरह खुशामदी लाल को पता चल गई। उसने मन में सोचा, बस अब बीरबल की खैर नहीं। उधर बीरबल शहर में घूमता रहा। लोग उसे देखते और कानाफूसी करने लगते। ये देखो, यही है जिसने गलत गिनती की। अब तो इसकी छुट्टी तय है। लेकिन बीरबल के चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो मुस्कुराकर लोगों से केवल यही कहता, सच सामने आएगा। खुशामदी लाल को ये देख और गुस्सा आया। वो अकबर से बोला, जहांपनाह, आप बीरबल को तुरंत सजा क्यों नहीं देते? अकबर ने गंभीर होकर कहा, खुशामदी लाल, सजा तब दी जाती है जब गलती साबित हो। लेकिन बीरबल ने इतना बड़ा झूठ। अकबर ने उसे रोक दिया। तुम्हें कैसे पता कि झूठ है? खुशामदी लाल चुप हो गया, मगर मन में जलता रहा। 3 दिन बाद हकीम जान दरबार में आया। उसके हाथ में एक लंबा रजिस्टर था। सभी दरबारी बेचैन थे। अकबर गंभीर थे, बीरबल शांत। हकीम जान बोला, जहांपनाह, मैंने पूरे राज्य के 27 मुख्य पक्षियों की औसत संख्या जांची, फिर पंख गिने, और जो संख्या निकली वो है। दरबार में सन्नाटा। 90 करोड़ 14 लाख 36,240 पंख। दरबारी उछल पड़े। क्या, केवल 2 पंख का फर्क? अकबर बोले, लेकिन बीरबल ने तो कहा था 242। हकीम जान बोला, जी हां, लेकिन जहांपनाह, मैं जिस गांव में गया वहां एक केवे के 2 पंख टूट गए थे। दरबार ओह है। अकबर हंसे, तो बीरबल सही था। खुशामदी लाल के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने इतना सटीक अंदाज कैसे लगाया? बीरबल बोला, हुजूर, मैंने वैज्ञानिक गिनती नहीं की थी। मैंने सिर्फ राज्य की जनसंख्या और औसत पक्षियों का अनुमान लगाया। लेकिन वो मुस्कुराया। मैंने पहले ही कह दिया था, अगर किसी को लगता है कि संख्या गलत है तो वो जाकर एक एक पंख गिनाए। पूरा दरबार जोर से हंस पड़ा। अब बीरबल खुशामदी लाल की तरफ मुड़ा। हुजूर, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? कहो। बीरबल, राज्य में ये अफवाह फैली कि बीरबल ने झूठ बोला। ये अफवाह फैलाने वाला कोई और नहीं, यही खुशामदी लाल है। खुशामदी लाल चिल्लाया, झूठ मैं क्यों फैलाऊंगा? बीरबल बोला, क्योंकि तुम हर बार ऐसा करते हो। लेकिन इस बार मैंने उसके हर ठिकाने पर अपने आदमी भेज दिए थे। उन्होंने उसे खुद अफवाह फैलाते पकड़ा। बीरबल ने हाथ उठाया और उसके आदमी गवाह लेकर आए। सारे गवाह बोले, हां, यही फैला रहा था कि बीरबल गलत है। अकबर का गुस्सा उबाल खा गया। खुशामदी लाल, तुम्हें सजा मिलेगी। खुशामदी लाल डरते हुए बोला, जहांपनाह, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अकबर बोले, सजा मिलेगी, लेकिन बीरबल तय करेगा। बीरबल बोला, हुजूर, मैं चाहता हूं कि इसे 1 महीने तक महल के बाग के सभी पक्षियों के टूटे पंख, गिरे पंख और उड़ते पंख गिनने का काम सौंपा जाए। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, खुशामदी लाल, गिनना शुरू करो। खुशामदी लाल बेहोश होते बचा। मोरल, संदेश, हर बड़ी समस्या का समाधान दिमाग से निकले अंदाज में भी हो सकता है, लेकिन झूठ, ईर्ष्या और अफवाहें हमेशा खुद फैलाने वाले को ही शर्मिंदा करती है। बुद्धि की जीत और ईमानदारी की रोशनी हमेशा सबसे ऊपर रहती है। अकबर ने दी बीरबल को कठिन चुनौती, अंधे घोड़े नहीं होते, ये साबित करो। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठकर तलवार की मूठ थपथपाते हुए बोले, बीरबल, अगर तुम आज मुझे गलत साबित कर पाए तो खजाना तुम्हारा, और नहीं कर पाए तो 1 महीने की तनख्वाह कट। दरबारियों की सांसें अटक गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज का दिन इतना रोचक होने वाला है। मसला भी अजीब था। अंधे घोड़े नहीं होते, इसे साबित करो।
अब ये कैसा सवाल था? पर अकबर अकबर थे। सवाल भी ऐसा ही। उस सुबह एक अमीर व्यापारी दरबार में हाजिर हुआ। उसका चेहरा लाल, आंखें गुस्से से भरी। जहांपनाह, मेरे एक घोड़े को किसी ने अंधा कह दिया। पर ऐसा होता ही नहीं। घोड़ा अंधा हो ही नहीं सकता। ये अपमान है मेरी नस्ल का, मेरे अस्तबल का और मेरे व्यापार का। अकबर ने भौहें उठाई। अंधा घोड़ा? ये कैसे संभव है? घोड़ा तो अपनी सूंघने और सुनने की शक्ति से भी रास्ता पहचान लेता है। व्यापारी ने कहा, जो भी इसे अंधा कहता है उसे सजा मिलनी चाहिए। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। तभी व्यापारी का इशारा बीरबल की ओर हुआ। वही बीरबल ने मेरे घोड़े को अंधा कहा है। दरबार में ओं की आवाज उठी। सभी की नजरें बीरबल पर। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, घोड़ा अंधा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बिना डॉक्टर देखे तुमने ये कैसे कहा? बीरबल बोले, घोड़ा खुद बता रहा था। दरबार में हंसी का विस्फोट। अकबर ने हाथ उठाकर शांति कराई। बीरबल, आज ये साबित करो कि अंधे घोड़े होते हैं, वरना एक महीने की पगार गई। अकबर, बीरबल और व्यापारी सभी अस्तबल की ओर बढ़े। घोड़ों की हिनहिनाहट, घास की खुशबू, साफ सुथरे अस्तबल और चमकते घोड़े। व्यापारी ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मेरे घोड़े किसी बादशाही घोड़े से कम नहीं। बीरबल सीधे उस घोड़े के पास गए। चकाचक, गोरा चिट्टा, लंबा, ताकतवर, दिखने में परफेक्ट। बीरबल ने घोड़े को सहलाया। घोड़े ने बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दी। न कान हिले, न आंखें झपकी, न हिनहिनाया। बीरबल ने अकबर को देखा। जहांपनाह, ये घोड़ा अंधा नहीं, अर्धंधा है। अकबर जोर से हंस पड़े। अब नया शब्द सीख लिया? बीरबल ने कहा। सब्र कीजिए, अभी साबित करता हूं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, घोड़े की 3 परीक्षाएं होंगी। परीक्षा 1, आवाज की दिशा पहचान। बीरबल ने अस्तबल के दाईं और जाकर हाथ ताली बजाई। हर घोड़ा दाईं और झट से मुड़ा, लेकिन वही घोड़ा नहीं मुड़ा। बीरबल बोले, अंधा घोड़ा आवाज पर नहीं, सूंघ पर निर्भर करता है, लेकिन ये न आवाज पहचान रहा है, न दिशा। व्यापारी चिल्लाया, ये सोया होगा। बीरबल मुस्कुराए। अब दूसरा परीक्षण। बीरबल एक लालटेन लाए। उन्होंने रोशनी घोड़े की आंखों पर डाली। आम घोड़े असहज होकर पलके झपकते हैं, थोड़ी गर्दन हिलाते हैं, लेकिन ये घोड़ा पत्थर बना खड़ा रहा। बीरबल ने एक बड़ी थाली को जमीन पर दे मारा। धमाक! पूरा अस्तबल चौंक गया। घोड़े उछल पड़े, लेकिन वही घोड़ा जैसे कुछ सुना ही नहीं। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तो ये क्या हुआ? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये घोड़ा अंधा भी है और बहिरा भी, और ये नुक्स व्यापारी को पता है, लेकिन वह इसे छिपाना चाहता है। व्यापारी हक्का बक्का। बीरबल ने अस्तबल के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक लड़का चुपचाप बैठा था। कौन है ये? व्यापारी हकलाया। ये मेरा नौकर। बीरबल ने कहा, इससे पूछिए कि असली बात क्या है। लड़का घबराया। हुजूर, घोड़ा 2 साल पहले एक खड्ड में गिर गया था। तभी इसकी आंखें और कान दोनों खराब हो गए। अकबर गुस्से से उठ खड़े हुए। और तुमने मुझे धोखे में रखा, दरबार में झूठ बोला। व्यापारी घुटनों पर गिर पड़ा। मुझसे भूल हो गई। अकबर बोले, बीरबल सही था, घोड़ा अंधा है। अकबर ने सोचा मामला खत्म, लेकिन बीरबल धीरे से मुस्कुराए। जहांपनाह, अभी असली बात बता ही नहीं। अकबर चौंके। और क्या बाकी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, व्यापारी ने सिर्फ घोड़े की कमी नहीं छिपाई, इसकी कमाई भी इसी घोड़े से चल रही है। कैसे? बीरबल बोले, इस घोड़े को वो शुभ ध्यान घोड़ा बताकर अमीरों के घर किराए पर भेजता है। कहता है कि ध्यान के समय ये हिलता नहीं, आवाज नहीं करता, और लोगों को तसल्ली मिलती है कि घोड़ा ध्यान की अवस्था में है।
दरबार खिलखिलाकर हंस पड़ा। अकबर ने कहा, और लोग मान लेते हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, आदमी को अगर लालच और अंधविश्वास मिल जाए तो वो पत्थर में भी देवता देख लेता है। अकबर हंसे, तो इसका मतलब? घोड़ा अंधा है पर व्यापार चमक रहा था। बीरबल, एकदम सही कहा। काम आंखों से नहीं, दिमाग से चल रहा था, जैसे यहां इस व्यापारी का। व्यापारी चुप। पूरा दरबार ठहाकों से भरा। अकबर ने आदेश दिया, व्यापारी का दंड। पहला, झूठ बोलने की सजा। दूसरा, बीरबल को 1 दिन का जश्न। बीरबल नम्रता से बोले, जहांपनाह, 1 दिन का नहीं, एक और घोड़े का मामला दे दीजिए, मजा आएगा। अकबर हंसते हंसते बोले, अरे नहीं, आज तुम जीत गए, खजाना तुम्हारे नाम। और व्यापारी का ध्यान घोड़ा दरबार को सौंपा जाए। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अब बादशाह की सुबह की प्रार्थना में यही घोड़ा साथ देगा। उधर से दौड़ता हुआ एक सिपाही आया। जहांपनाह, एक और व्यापारी दरबार के बाहर खड़ा है। कहता है कि उसका घोड़ा उदास घोड़ा है और वो सिर्फ बीरबल से ही उसका इलाज करवाएगा। अकबर ने सिर पकड़ लिया। बीरबल, ये क्या किया तुमने? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, असली मजा तो अगले मामले में है। ये उदास घोड़ा कौन सा नया खेल लेकर आया है? और इसी सस्पेंस के साथ अगला एपिसोड शुरू होगा। बीरबल और उदास घोड़े का रहस्य। मोरल, सीख, सच छिपाया नहीं जा सकता और जो झूठ पर व्यापार बनाए वो एक दिन किसी बीरबल से जरूर पकड़ा जाता है। अकल से कमाई हो सकती है पर बेईमानी से नहीं। अगला एपिसोड, बीरबल और उदास घोड़े का रहस्य। अंधे घोड़े वाले मामले के बाद दरबार में अभी हंसी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सिपाही दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, बाहर एक व्यापारी खड़ा है। कहता है, मेरा घोड़ा बहुत उदास रहता है, कोई उससे बात नहीं करता और इसका इलाज सिर्फ बीरबल ही कर सकता है। अकबर ने सिर पकड़ लिया। उफ, बीरबल, अब लोग तुम्हें डॉक्टरे घोड़ा समझने लगे हैं। बीरबल हंस दिए। जहांपनाह, उदासी की दवा दिल में होती है, घोड़े में नहीं। अकबर, चलो देखते हैं, आज फिर तमाशा होगा। अस्तबल में एक सुंदर, मजबूत, चमकदार घोड़ा खड़ा था, पर वो न हिनहिना रहा था, न खाने को छू रहा था, न किसी की ओर देख रहा था। व्यापारी रोने लगा, हुजूर, ये मेरा सबसे महंगा घोड़ा है, पर पिछले 1 महीने से सिर्फ उदास रहता है, ना दौड़ता है, ना खाता है, ना खुश होता है। इसके बिना मेरा व्यापार ही बंद हो जाएगा। अकबर बोले, बीरबल, हमने अंधे घोड़े को तो पकड़ा था, अब इसका उदासी रोग भी तुम ही समझाओ। बीरबल घोड़े को ध्यान से देखते रहे। उन्होंने घोड़े की आंखें देखी, आंखें बिल्कुल ठीक। उन्होंने पैरों को देखा, मजबूत, स्वस्थ। उन्होंने शरीर पर हाथ फेरा, कहीं चोट नहीं। उन्होंने व्यापारी से पूछा, इसे कौन खाना देता है? व्यापारी, मेरा नौकर माखन। बीरबल मुस्कुराए, बस यही तो सुराग है। बीरबल ने नौकर को बुलाया। माखन, सच सच बताओ, घोड़ा उदास क्यों है? माखन घबराया। हुजूर, वो मैं। बीरबल ने फट से कहा, क्या तुम रोज इसे खाना नहीं देते? नहीं हुजूर। दरबार से ओ की आवाज। बीरबल हंसे, अच्छा, तो उदासी का असली कारण यही है। अकबर, मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, घोड़ा उदास नहीं, भूखा है। जो जानवर खाना ही ना पाए वो खुश कैसे रहेगा? सारे दरबारी चौंक गए। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, माखन, तुमने घोड़े को खाना क्यों नहीं दिया? माखन रो पड़ा, हुजूर, मैं रोज घोड़े का खाना बेच देता था और कह देता था कि घोड़ा भूखा नहीं है, इससे मुझे रोज थोड़े पैसे मिल जाते थे। व्यापारी चिल्लाया, धोखेबाज, इसलिए मेरा घोड़ा उदास रहता था। बीरबल बोले, घोड़ा उदास नहीं था, ये कमजोरी थी, भूख थी,
थकान थी और जानवर बोल नहीं सकता, इसलिए दुख बता नहीं पाया। अकबर ने आदेश दिया, माखन को दंड दो और घोड़े की देखभाल दरबार संभालेगा। व्यापारी हाथ जोड़कर बोला, बीरबल, आपने फिर मेरी जान बचाई, वरना मैं ये समझ ही नहीं पाता कि घोड़े का असली रोग क्या था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो घोड़ों के महाराज वैद्य बनते जा रहे हो। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, घोड़ों को नहीं, घोड़ों के मालिकों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। मोरल, सीख, जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे ईमानदारी से निभाना ही असली धर्म है। जानवर बोल नहीं सकते पर महसूस करते हैं। दुनिया में दुख कम करने का पहला तरीका है अपनी लापरवाही खत्म करना। अकबर का सवाल, कुएं के पानी के किराए का न्याय। अकबर का सवाल, कुएं के पानी का किराया। फतेहपुर सीकरी के बाजार में आज कुछ अलग ही चहल पहल थी। दुकानों पर भीड़ थी, पर हर दुकान वाला किसी और चीज में ज्यादा व्यस्त दिख रहा था। चर्चा में हर कोई एक ही बात कर रहा था, कुएं के पानी का किराया। सुना तुमने? अरे, वो धूर्त साहूकार पंडित रामू का मामला? हां, वही, जिसने अपने ही पड़ोसी से पानी का किराया मांगा है। और तभी बाजार में महाराज अकबर की सवारी निकली। अकबर ने लोगों के चेहरे पर गुस्सा और हंसी का अजीब सा मिश्रण देखा। उन्होंने रुककर पूछा, ये कौन सा नया तमाशा है? एक बूढ़ी अम्मा बोली, जहां पनाह, एक साहूकार है, उसने गांव वाले के कुएं का पानी बेचने का अजीब मामला उठाया है। आप दरबार में सुनेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। अकबर के होठों पर मुस्कान आई। अगर दिमाग घूमना है तो घूमेगा। कल ही दरबार में इस मामले को बुलाओ। दरबार में आज असाधारण भीड़ थी। बीच में खड़ा था पंडित रामू साहूकार, चेहरे पर आत्मविश्वास की मोटी परत, पीछे बंधी बड़ी सी जनेऊ और हाथ में एक लंबा सा बिल। दूसरी तरफ खड़ा था हरिया, एक गरीब किसान, कपड़े फटे, चेहरा घबराया, पर आंखों में सच्चाई थी। अकबर सिंहासन पर बैठे और बोले, रामू, पहले तुम अपनी शिकायत बताओ। रामू ने लंबी सांस ली और कागज उठाया। जहां पनाह, ये हरिया मेरे घर के बगल में रहता है। कुछ समय पहले इसने मुझसे एक शर्त पर मेरा कुआं खरीदने की बात की। मैंने कुआं बेच दिया, बट पानी नहीं। कुआं उसका, लेकिन पानी मेरा। और हरिया पिछले 3 महीनों से मेरे पानी का इस्तेमाल कर रहा है, बिना किराया दिए। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। एक दरबारी बोला, कुएं का पानी भी किराए पर? क्या गाय की परछाई भी बेचोगे? दूसरा बोला, नहीं नहीं, ये तो हवा भी बेच देगा। अकबर ने हाथ उठाया, शांत हो जाओ सब। फिर हरिया से पूछा, तुमने क्या सच में पानी का किराया नहीं दिया? हरिया रोते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने कुआं खरीदा है, कुआं मेरा। अब मैं पानी कैसे न भरूं? अगर पानी इस साहूकार का है तो छलनी से पानी कैसे निकले? कुआं ही बिना पानी के क्या मतलब? अकबर ने दाढ़ी सहलाई। मामला अजीब था। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या पानी का किराया बनता है? बीरबल हंसने लगे। अकबर बोले, बीरबल, मामला मजाक नहीं, कानून का है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कानून भी कभी कभी हंसता है, बस उसे हंसाने वाले चाहिए। अकबर ने कहा, तो सुनाओ, कानून हंसेगा या रोएगा? बीरबल धीरे धीरे आगे आए। जहां पनाह, न्याय तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा मजा लेकर। अकबर मुस्कुरा दिए। अब खेल शुरू था। बीरबल ने सबके सामने पूछा, पंडित जी, कुआं किसका है? पंडित रामू गर्व से बोला, कुआं हरिया का है, मैंने बेच दिया है। बहुत अच्छा, अब पानी किसका है? पानी मेरा। बीरबल बोले, ठीक है, ये बात साफ हो गई कि कुआं हरिया का है, पानी पंडित जी का। दरबारियों ने मजाक किया। अब दीवार मेरी और धूप उसकी। बीरबल ने पूछा, पंडित जी, आपका पानी कुएं में कैसे आया? पंडित लाल पड़ गया।
बोला, "आह, आह, कुआं तो हरिया का है, मैंने उसका कुआं नहीं खरीदा, पानी खरीदा है।" बीरबल हंस पड़े। पानी आपका है? अच्छा, तो फिर आपने अपना पानी जबरदस्ती हरिया के कुएं में क्यों रखा है? दरबार हंसी से फट पड़ा। बीरबल गंभीर होकर बोले, जहांपनाह, पंडित जी अपने पानी को हरिया के कुएं में रखे हुए हैं, तो इसके लिए किराया तो पंडित जी को देना चाहिए। अकबर आश्चर्य से, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि हरिया के कुएं को 3 महीने तक पंडित के पानी को संभाल कर रखना पड़ रहा है, उसकी जगह घेर रहा है, उसकी मिट्टी को नमी दे रहा है, उसकी दीवारें कमजोर कर रहा है, इसलिए पानी रखने का किराया पंडित को देना चाहिए। दरबार एक बार फिर हंसी से पागल हो गया। पंडित रामू चीखा, ये कैसा न्याय है? पानी का किराया मैं दूं? बीरबल बोले, हां, अगर पानी तुम्हारा है तो कुएं में रखने पर किराया तुम दो। अगर पानी हरिया का है तो किराया लेने की बात ही खत्म। पंडित रामू समझ गया कि जाल में फंस चुका है। पंडित बोला, ठीक है, मैं मानता हूं पानी भी मैंने कुएं के साथ ही बेचा था। पानी भी हरिया का है, मैं किराया नहीं मांगूंगा। बीरबल बोले, बहुत अच्छा, लिख दो, कुआं और पानी दोनों हरिया के हैं। पंडित ने कांपते हाथों से लिख दिया। अकबर ने घोषणा की, अब से कोई भी वस्तु बेचते समय जो कुछ उसमें प्राकृतिक रूप से मौजूद है वो उसी का माना जाएगा जिसने वस्तु खरीदी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। जब हरिया जाने लगा, बीरबल ने उसे रोका और कहा, हरिया, जरा रुको। हरिया घबराकर बोला, क्या हुआ हुजूर? बीरबल मुस्कुराए, तुमने सिर्फ कुआं खरीदा था, पर मैं देख रहा हूं कि पंडित की चाल से तुम परेशान भी रहे हो। हरिया बोला, हाँ हुजूर। बीरबल बोले, तो लो, कुएं की सुरक्षा के लिए दरबार से आदेश जारी होगा कि कोई भी व्यक्ति रात में वहां पानी की चोरी के आरोप में झूठा मुकदमा न बना सके। तुम्हारे कुएं की पूरी सुरक्षा अब दरबार की जिम्मेदारी है। हरिया रो पड़ा, हुजूर, आपने मेरा जीवन बचा लिया। अकबर बोले, और तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें ये न्याय दिलाया। अकबर बोले, बीरबल, एक बात बताओ। जी जहांपनाह, अगर पंडित सच में पानी का मालिक होता तो क्या तुम तब भी उससे किराया वसूलते? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, पानी चाहे किसी का हो, कुआं हमेशा उसी का होता है जो लोगों को प्यास बुझाने देता है, और प्यास बुझाने वाले लोग मालिक नहीं होते, महान होते हैं। अकबर ने संतोष की लंबी सांस ली। बीरबल, तुम सच में जहांपनाह के ताज के सबसे चमकीले मोती हो। मोरल, सीख, जो चीज प्रकृति ने सबको दी है वो किसी एक की निजी संपत्ति नहीं बन सकती। सच्चा मालिक वही है जो बांटता है, न कि बेचता है, और असली न्याय वही है जिसमें तर्क भी हो और इंसानियत भी। बादशाह की चप्पल चोरी और बीरबल की चालाकी। फतेहपुर सीकरी में उस सुबह हलचल कुछ ज्यादा ही थी। राजमहल के सेवक भाग रहे थे, सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे, और हर एक के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि आज सुबह बादशाह अकबर की चप्पल चोरी हो गई थी। ना सोना, ना हीरे, ना खजाना, सीधे सीधे बादशाह की चप्पल, और वो भी वो चप्पल जो बादशाह रोज सुबह अपने बाग में घूमते समय पहनते थे, उनके राजसी पैर की सबसे प्यारी चप्पल। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, अंगारों सी आंखें, लाल चेहरे पर क्रोध की रेखाएं। मेरी चप्पल चोरी हो जाए और पूरे महल को पता भी न चले? अकबर गरजे, सैनिक कांप गए, सेवक हाथ जोड़कर सिर झुका गए। अकबर ने जोर से कहा, आज, अभी, इसी क्षण अगर चोर न मिला तो आधा महल नौकरी से निकाला जाएगा। पूरा दरबार सन्न, और तभी दरवाजे पर धीमी सी आवाज, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं चप्पल और चोर दोनों का चेहरा दिखा सकता हूं। अकबर बोले, अरे बीरबल, बस तुम ही बचे थे इस मामले में। बताओ, कहां है मेरी चप्पल? बीरबल मुस्कुराए,
जहांपनाह, आप चिंता न करें, मैं चप्पल भी ढूंढूंगा और उसे चुराने वाला कौन है ये भी बता दूंगा। अकबर गुस्से और उम्मीद के बीच हिल गए। तो शुरू करो। सुबह बादशाह बगीचे में सैर के लिए निकले थे। उन्होंने चप्पल उतारी और घास पर नंगे पैर खड़े हो गए। अक्सर वे ऐसा करते थे क्योंकि उन्हें ओस की नमी पसंद थी। लेकिन जब सैर खत्म हुई तो चप्पल गायब। एक सेवक बोला, हुजूर, शायद कोई जानवर ले गया होगा। अकबर चिल्लाए, कौन सा जानवर चप्पल पहनकर महल से निकलता है? पूरा दरबार हंसने ही वाला था, लेकिन किसी की हिम्मत न हुई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये काम किसी इंसान का ही है और वो इंसान महल में ही है। पूरा दरबार चौंक गया। सभी को बगीचे में ले जाया गया। बीरबल घास को झुककर देखने लगे। घास पर हल्के हल्के कदमों के निशान थे। वो बोले, ये किसी साधारण चोर के कदम नहीं, ये किसी ऐसे व्यक्ति के कदम है जो महल में रोज चलता है। अकबर बोले, मतलब महल का ही कोई? बीरबल, हां, और एक खास बात, ये कदमों के निशान सिर्फ एक दिशा में जाते हैं, वापस नहीं आते। अकबर ने पूछा, तो चोर भाग गया? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, चोर अभी भी महल में है और उसके पैरों में आपकी चप्पल है। दरबार हक्का बक्का। बीरबल ने उस दिशा में देखा जहां निशान जाते थे। वो एक छोटी तंग पगडंडी की तरह थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, आपकी चप्पलों के नीचे आपकी पहचान छपी है। दाएं पैर वाली चप्पल की नोक थोड़ी उठी है और बाएं वाली की एड़ी घिसी हुई है। जिसने भी इन्हें पहना होगा वो चलने में असामान्य दिखेगा। अकबर ने सैनिकों से कहा, महल के हर व्यक्ति को बुलाओ। पूरा फतेहपुर सीकरी एक लाइन में। बीरबल बोले, हर कोई मेरे सामने चलकर दिखाए, मैं पहचान जाऊंगा। दरबारी, सैनिक, सेवक, रसोइये सब पंक्ति में, एक एक करके सब चलकर दिखाते। कोई घिसटकर चलता, कोई उछलकर, कोई शर्म से दबे कदम। लेकिन किसी में भी अकबर की चप्पल पहनने का पैटर्न नहीं दिखा। जब पंक्ति खत्म होने वाली थी तभी एक कमजोर सा नौकर आया। नाम था मदन। वो चलते ही लड़खड़ा गया। उसका एक पैर आगे ज्यादा झुकता था, बिल्कुल दाएं चप्पल की नोक की तरह, और पीछे का कदम हल्का, एड़ी उठी हुई, बिल्कुल वही। बीरबल चिल्लाए, रुको। सैनिकों ने मदन को पकड़ लिया। अकबर गरजे, मदन, तुमने मेरी चप्पल चुराई? मदन रोते हुए बोला, नहीं हुजूर, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो सिर्फ उसे पहनकर देख रहा था। अकबर का सिर घूम गया। क्या पहनकर देख रहा था? मदन बोला, हुजूर, आपके कदमों के निशान देखकर मैं हमेशा सोचता था ये चप्पल कितनी मुलायम होगी। आज रास्ते में पड़ी मिली तो मैंने सोचा एक बार पहनकर देख लूं। अकबर बोले, और फिर तुम भाग क्यों गए? मदन रोया, हुजूर, चप्पल इतनी आरामदायक थी कि मैं भूल ही गया कि ये आपकी है। मैं तो मजे से पहनकर चलने लगा था, डर गया और छुप गया। अकबर हंसते हंसते लोटपोट, सिर्फ इसलिए कि आरामदायक थी? पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। लेकिन बीरबल चुप थे। वो बोले, जहांपनाह, मदन चोर नहीं है, सिर्फ मूर्ख है। अकबर, तो असली चोर कौन? दरबार शांत। सबके दिमाग पर बिजली गिरी। बीरबल बोले, जहांपनाह, मदन ने चप्पल सिर्फ उठाई, चोरी नहीं की। और असली चोर कोई ऐसा है जिसे मालूम था कि आप रोज चप्पल उतारते हैं, कोई ऐसा जो आपकी आदतें जानता है। अकबर, मतलब? बीरबल, मतलब वो व्यक्ति हमेशा आपके आसपास रहता है, हमेशा आपको देखता है। सैनिकों ने बाग की दीवारों पर नजर दौड़ाई और तभी एक झाड़ी हिली और बाहर निकला एक बंदर। वो अकबर की चप्पलें उठाए, बिल्कुल वैसी चाल में जैसे कोई बादशाह की नकल कर रहा हो। वो पेड़ पर चढ़ते चढ़ते रुक गया, नीचे देखा, चप्पल जमीन पर फेंकी और भाग गया।
पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर हंसते हुए बोले, और हम सोच रहे थे कि इंसान चोर है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कभी कभी प्रकृति भी शरारत करती है। सैनिक चप्पलें लेकर वापस आए। दोनों चप्पलें मिट्टी से भरी थी। अकबर ने उठाई, मुस्कुराए और बोले, लेकिन मदन की सजा? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, उसे कोई सजा नहीं, बस एक सलाह दी जाए। अकबर, कौन सी? बीरबल, कि जूते चप्पलों को पहनने से पहले हमेशा पूछ लिया करे, कहीं ये बादशाह का पैर तो नहीं पहचानते। अकबर ठहाका लगाते हुए बोले, चलो मदन, इसे अपना पुराना काम दे दो और नई चप्पलें फतेहपुर सीकरी के सबसे अच्छे मोची से बनवाओ। मदन खुशी से रो पड़ा। मोरल, सीख, कभी कभी बड़े मामलों के पीछे बड़ा चोर नहीं, एक छोटी सी गलती या मूर्खता छिपी होती है, और न्याय वही है जो गलती और अपराध में फर्क समझे। बीरबल और छाया चुराने वाला व्यापारी, अंतिम भाग। अगली सुबह दरबार पहले से अधिक भरा हुआ था। हर दरबारी उत्सुक था। आज बीरबल क्या करके दिखाएगा? क्या वो व्यापारी सच में किसी की छाया चुराता है? अकबर शाह सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ झलक रही थी। वही अजीब सी दाढ़ी वाला व्यापारी दरबार में दाखिल हुआ। उसके पीछे 3 लोग थे, एक साधारण किसान, एक अमीर सौदागर और एक धूल में लथपथ साधु। व्यापारी बोला, लो बीरबल, तीनों की छाया ले आया हूं। अब बताओ, कौन सच्चा है, कौन नकली? अकबर बोले, बीरबल, आज ये आखिरी परीक्षा है। यदि तुमने गलत फैसला दिया तो हमें अपनी छाया इस व्यापारी को देनी होगी। दरबार हिल गया। बीरबल आगे बढ़ा, तीनों को गौर से देखा, फिर मुस्कुराया। इन तीनों को धूप में खड़ा किया जाए। तीनों आदमी धूप में खड़े किए गए। अब तीनों की छाया साफ दिख रही थी, पर बीरबल ने कुछ अलग देखा। किसान की छाया छोटी थी, सौदागर की बराबर, लेकिन साधु की छाया उसकी असली ऊंचाई से लंबी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली राज यही छिपा है। तीनों को एक एक घड़ा पकड़ाने को कहा जाए। घड़े उनके हाथों में रखे गए। अब बीरबल ने फिर उनकी छाया देखी। किसान की छाया में घड़ा दिखाई दे रहा था, सौदागर की छाया में भी, लेकिन साधु की छाया में घड़ा गायब था। अकबर हैरान, ये क्या? घड़ा असल में उसके हाथ में है, छाया में क्यों नहीं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ये साधु असली साधु नहीं, ये छाया चुराने वाले व्यापारी का साथी है। ये वही कला जानता है जिससे वो दूसरों की छाया के आकार में हेरफेर कर सकता है। साधु की हार्टबीट बढ़ गई, वो पसीने पसीने होने लगा। अब बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम कहते हो कि तुम छाया खरीदते हो, वास्तव में तुम लोगों की छवि खरीदते हो, उनकी प्रतिष्ठा, उनका नाम, उनका भरोसा। क्योंकि जिन्हें तुम चोर कहते हो, उन्हें जनता भी चोर समझने लगती है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उनके दिमाग की गांठें खोल दी हों। बीरबल आगे बोला, ये तीनों असली चोर नहीं, ये तुम्हारी चाल थी। इन तीनों को चोर साबित करके तुम इनके राज चुराते, फिर उनसे पैसे वसूलते। व्यापारी गुस्से से पागल, बीरबल, तुम मेरी योजना समझ गए? बीरबल, हां, और ये साधु तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये छाया में मिलावट कर सकता है, छाया को लंबा, छोटा, हल्का, भारी दिखा सकता है। लोग उसकी बातों से डरकर तुम्हारे झांसे में आ जाते थे। साधु घुटनों पर गिर पड़ा, बीरबल, हमें माफ कर दो, हमें मजबूरी ने ये सब करने को मजबूर किया। बीरबल बोला, जहांपनाह, सच्चाई पूरी तरह सामने लाने के लिए एक आखिरी प्रमाण चाहिए। इस व्यापारी की छाया को देखिए। व्यापारी घबराया, मेरी छाया? क्यों? बीरबल बोला, क्योंकि तुम्हारी छाया 2 छायाएं डाल रही है। पूरा दरबार चीख उठा, 2 छाया? ये क्या जादू है? बीरबल ने व्यापारी की तरफ इशारा किया।
इसके वस्त्रों में 2 परतें हैं। एक परत छाया के आकार को बदलने वाली चमकीली परत से बनी है, दूसरी परत असली कपड़ों की। अकबर गरजे, तो तुम असली छाया चुराते नहीं, छाया को जालसाजी से बदलते हो। व्यापारी हार गया, उसका चेहरा उतर गया। अकबर बोले, छाया के नाम पर तुमने लोगों की इज्जत लूटी, उनके घरों से धन वसूला, उनके डर का फायदा उठाया। इस अपराध की सजा 10 साल का कारावास। और वो साधु? बीरबल बोला, जहांपनाह, ये साधु अपराधी तो है, लेकिन इसके अंदर पश्चाताप है। इसे दंड देकर सुधारने का मौका दिया जाए। अकबर ने अनुमति दी। व्यापारी को सैनिक ले गए, साधु को सुधार के लिए छोड़ दिया गया। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, छाया का वजन आखिर क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, छाया का वजन उतना ही होता है जितनी किसी व्यक्ति की नीयत का वजन। अगर नीयत भारी तो छाया भी बोझ लगती है, अगर नीयत साफ तो छाया भी हल्की। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, आज तुमने सिर्फ छाया का वजन नहीं बताया, बल्कि इंसान का वजन भी नाप दिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोरल, सीख, छाया का नहीं, नीयत का वजन मायने रखता है। जो अपनी नीयत को हल्का रखता है, उसकी छाया भी कभी बोझ नहीं बनती। और जो बुराई का साथ देता है, उसकी छाया पहले धोखा देती है, फिर दुनिया। 1 रुपए में 100 हीरे मोती खरीद कर लाओ। बीरबल, अकबर की सबसे कठिन और दिमाग चकरा देने वाली परीक्षा। क्या 1 रुपए में सचमुच 100 हीरे मोती खरीदे जा सकते हैं? क्या बीरबल इस बार भी अपनी अक्ल से सबको हैरान कर देगा? यही सवाल पूरे महल में गूंज रहा था। और यहीं से शुरू होती है आज की दिमाग घुमाने वाली, मजेदार, पूरी तरह नई कहानी। उस दिन अकबर बड़े बोर हो रहे थे। न बारिश, न आंधी, न जुलूस, कुछ भी नहीं। अकबर ने उबासी लेते हुए कहा, बीरबल, कुछ मजा नहीं आ रहा, दिमाग चलाने वाला खेल चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दिमाग तो रोज चलता है, आज दिल को चलाइए। अकबर हंसे, दिल बाद में चलाऊंगा, अभी दिमाग चलाओ। तभी एक व्यापारी आया, सीने से एक छोटा सा डिब्बा चिपकाए हुए। उसने खोल कर दिखाया, अंदर चमचमाते हीरे और मोती। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह, कितने के हैं? व्यापारी बोला, जहांपनाह, एक मोती का दाम 100 रुपए और एक हीरे का दाम 1000 रुपए। अकबर ने तुरंत दरबार की ओर देखा। बीरबल, तुम 1 रुपए में 100 हीरे मोती खरीद कर लाओ। अगर नहीं ला सके तो दिमाग के राजा कहलाना बंद कर देना। दरबार में सरगोशिया। 1 रुपए में 100 हीरे मोती? असंभव। आज तो बीरबल गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आदेश शिरोधार्य, पर समय मिलेगा सिर्फ आज सूर्यास्त तक। हां, सूर्यास्त तक। अकबर का चेहरा चमक रहा था, जैसे उन्होंने बीरबल को नीचे गिराने का मौका पकड़ लिया हो। बीरबल महल से निकले और सीधे बाजार पहुंचे, जहां एक से बढ़कर एक दुकान, सोने की दुकान, कपड़े की दुकान, मसालों की दुकान, पर कहीं भी 1 रुपए में 100 हीरे मोती। असंभव। बीरबल ने सोचा, अगर असली मोती हीरे चाहिए तो 1 रुपया तो फूटी कौड़ी भी नहीं, पर अगर दिमाग वाले मोती तो सब मिल सकते हैं। वे बाजार में घूमते रहे। अचानक उनकी नजर एक बूढ़े किसान पर पड़ी। वो 1 रुपए में एक टोकरी बेच रहा था, जिसमें चमकदार सफेद दाने थे। किसान बोला, साहब, 1 रुपया दीजिए, 100 मोती ले जाइए। बीरबल ने कहा, मोती? किसान, 1 रुपया? किसान हंस पड़ा। बाबू, ये मोती नहीं, मोती बाजरा है। बीरबल चौंके, फिर मंद मंद मुस्कुराने लगे। यही तो चाहिए था। उन्होंने तुरंत 1 रुपए की टोकरी ली। अब उनके पास 100 बाजरे के दाने, यानी किसान की भाषा में मोती थे। लेकिन अभी 100 हीरे भी चाहिए थे। अब बीरबल आगे बढ़े और पहुंचे कुम्हार के घर।
कुम्हार मिट्टी के चाक पर जूझ रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, क्या कोई ऐसी चीज बेचते हो जिसे गांव वाले हीरा कहते हो? कुम्हार खिलखिलाकर बोला, साहब, हमारे गांव में एक चीज है, बहुत तेज, बहुत गर्म, बहुत कीमती। हम उसे हीरा कहते हैं, और वो है कड़क कंकड़। ग्राम में हर पत्थर को हीरा कहते हैं। बीरबल जोर से हंस पड़े। तो मुझे 100 हीरे दे दो। कुम्हार ने 100 चमकीले, सफेद, कठोर कंकड़ लाकर रख दिए। कीमत सिर्फ 1 रुपया। अब बीरबल के पास 100 मोती, बाजरे के दाने, 100 हीरे, चिकने कंकड़, कुल खर्च 2 रुपए। लेकिन अकबर ने कहा था, सिर्फ 1 रुपए में। बीरबल मुस्कुराए। जब दिमाग चला रहे हैं तो पूरा खेल चलाएंगे। उन्होंने किसान और कुम्हार दोनों को बुलाया और बोले, तुम दोनों दोस्त हो, है ना? हां, दोनों बोले। तो आधा आधा ले लो, 1 रुपया किसान को, 1 कुम्हार को, और बदले में दोनों अपनी चीजें आपस में बदल लो। अब मेरे हिसाब से मेरा खर्च सिर्फ 1 रुपया, क्योंकि असली सौदा तो किसान और कुम्हार के बीच हुआ। दोनों खुश, बीरबल और खुश। अब निकल पड़े महल की ओर। सूर्यास्त के समय बीरबल दरबार में दाखिल हुए। सारे दरबारी हंसी दबाकर बैठे थे। देखो,